बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछली नशिस्त में हमने मुगल्स का कंट्रीब्यूशन टू आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर ये चीज़ें डिस्कस की। अच्छा, मुगल्स में से एग्जामिनर 3 नोयत के मुख्तलिफ सवाल पिछले सालों में पूछ चुका है। या तो वो इनके आर्ट लिटरेचर के बारे में पूछता है, या इनके आर्किटेक्चर के बारे में पूछता है, या एग्जामिनर पूछता है आपसे इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पीस और हारमनी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती थी, उसकी क्या वजूहात थी। ये भी उसने रिपीटेडली पूछा है, 2020 में भी पूछा है और 21 में भी पूछा है। लेकिन 2021 में चूँकि हम आर्ट्स और उनका वो इससे फ़नून लतीफ़ा से उनकी दिलचस्पी को ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं पिछले नशिस्त में, तो हमने देखा कि किस तरह पोइट्री, पेंटिंग एंड लटरम पटरम वो सारी चीज़ें हमने बात करी उस हवाले से। तो 2021 में एग्जामिनर ने बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा, डिस्कस इन डिटेल द रोल ऑफ 9 पर्ल्स यानी कि 9 रत्न्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ एम्परर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो आज की नशिस्त में हम ये पढ़ेंगे नौरतन्स, और इससे नेक्स्ट जब भी हमारा सेशन होगा तो उसमें हम इनका एडमिनिस्ट्रेशन में पीस और हार्मनी वाला जो फैक्टर है उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक। अच्छा, अकबर के जो 9 रत्न थे वो बेसिकली अकबर के कोर्ट के एडवाइजर्स थे, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज पे अकबर ने उनको रखा हुआ था। कुछ शायर थे, तो कुछ जो थे वो स्कॉलर्स थे, तो कुछ एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, तो कुछ जो थे वो क्या उसको कहते हैं मस्खरे थे। तो ये 9 ऐसे लोग थे जो अकबर के बहुत करीब थे, और अकबर खुद कहते हैं कि आई हैव 9 जेम्स whose radiance illuminates even the heavens। इसी का जो आपके पास उर्दू का वर्जन है, हमारे 9 रत्न हैं जिनकी चमक से आसमान भी रोशन है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो ये 9 के जो 9 लोग हैं ना, ये किसी न किसी फील्ड में बड़ी महारत भी रखते थे और बड़े दिलचस्प किस्म के लोग थे। दैट इज वन रीजन कि ये अकबर बादशाह के करीब भी थे। ठीक है। 9 रत्न से अगर हम देखें तो वी हैव गॉट बीरबल, टोडरमल, मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा, फैजी, अबुल फजल, ये दोनों भाई हैं। देन वी हैव गॉट तानसेन एंड फकीर अजीउद्दीन। हाँ, पूरे हो गए। तो ये 9 लोग जो थे, इन्होंने अकबर बादशाह को दर हकीकत मुगल आजम बनाया है। उसकी रीज़न ये है कि अकबर जो है वो गद्दी संभालते हैं बादशाहत की एट द एज ऑफ 14, और अकबर को पढ़ना लिखना नहीं आता था। लाइक लिख नहीं सकते थे और लिखी हुई तहरीर को पढ़ नहीं सकते थे, और इल्म से शगफ रखते थे। तो दैट इज़ वाई उन्होंने कोशिश की कि अपने इर्द गिर्द, अपने करीब बड़े ही आलिम फाजिल किस्म के लोगों को इकट्ठा करें और उनके साथ उनकी मैप उनकी उनकी क्या कहते हैं, उनकी कंपनी में बैठे, उनकी कंपनी में बैठे। पर मेरी आजकल पता नहीं वोकेबलरी किधर चली गई है अंग्रेजी का प्रोग्राम जब से करना शुरू किया है, उर्दू की मेरी वोकेबलरी गायब हो गई। उनकी नहीं आ रहा लफ्ज़, बहरहाल उनकी लेट अस एग्री टू डिसएग्री। अकबर कोशिश करते थे कि उन 9 लोगों को अपने करीब करीब रखे। ठीक है। मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स पे मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर ये सारे लोग अकबर के करीब आए। स्टार्ट करते हैं जनाब अबुल फजल से। शेख अबुल फजल इब्ने मुबारक इनका नाम था, और उर्फ आम में इनको अबुल फजल कहा जाता है। ये आपके एडवाइज़र भी थे अकबर बादशाह के, और उनके प्राइम मिनिस्टर के अहदे पे भी फाइज थे। इन्होंने एन अकबरी लिखा, अकबरनामा लिखा, एंड ही इज़ द वन हु सजेस्टेड दीन इलाही वाला आइडिया टू बादशाह अकबर एज वेल। और दीन इलाही जो हमने पढ़ रखा, सुन रखा बचपन से, वो तो ये था कि दीन से दूरी के बायस इस तरह की चीज़ें की अकबर बादशाह ने। और जो आपने मुताले पाकिस्तान में चीज़ें पढ़ी हैं, जिसके बाद से आप अकबर बादशाह को सोच, जैसे ही आपके जहन में अकबर बादशाह का नाम आता होगा तो आप सोचते होंगे बड़ा ही कोई अयाश किस्म का आदमी था। लेकिन उस टाइम की जो सोशल कंडीशंस थी, जैसा हमारा इंडिया का सोशल फैब्रिक था, मल्टाई पोलर किस्म की सोसाइटी थी, उसमें मल्टीपल रिलीजन्स थे, और एक इतनी बड़ी सल्तनत आपने अगर अपने कंट्रोल में रखनी है तो आप उसके अंदर कोई रिजिड ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम रूल्स इम्प्लीमेंट करके ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि दूसरे लोग भी आपके साथ चलें। ठीक है। तो एक बड़ी उसको कहें कि अमलगमेशन करी उन्होंने बहुत सारे मुख्तलिफ मज़ाहिब की पॉजिटिव चीज़ों की। ठीक। ऐन अकबरी, दीन इलाही, इन चीज़ों ने आपको ये नहीं कहा कि खुदा न खास्ता नाउज़ुबिल्ला न वहदानियत पे बात हुई, न तौहीद पे, न रिसालत पे, आपके अकायद को नहीं छेड़ा इसने। ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें थी जैसे कि आपके गैर मुस्लिम से शादी के कवानीन थे, उनमें तब्दीलियाँ शब्दीलियाँ की गई, सिंस ही फेल इन लव विद अ गर्ल एंड दैट गर्ल वाज नॉट अ मुस्लिम, तो शादी करनी थी।
तो फिर उसके लिए थोड़ी सी तकरीबकारी की गई। बट ओवरऑल ये है कि आप लोगों के साथ प्यार से रहें, लोगों के साथ भाईचारा, अखुवत, मोहब्बत, अमन, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट की गई थी, जो कि वो साइड है जो हमें दिखाई नहीं गई। ठीक है, अच्छा जी, अगर आप अबुल फजल की बात करें तो ही लर्नड हाउ टू राइट एट द एज ऑफ 5, और मल्टीपल ज़बानों के ऊपर इनको ग्रिप हासिल थी। इनके बारे में एक कहावत ही मशहूर है कि 13 साल की उम्र में इनको एक टूटा हुआ फटा हुआ टुकड़ा मिला फारसी की किसी तहरीर का, किसी डिक्शनरी के पीस का, और फिर ही यूज्ड हिज हाफजा, हिज मेमोरी टू, मैं उर्दू अंग्रेजी क्या अमलमेशन कर रही हूँ, उन्होंने अपना हाफजा इस्तेमाल करते हुए उस जो डिक्शनरी है उसको मुकम्मल किया। और दिलचस्प बात यह है कि जो उन्होंने सिर्फ अपनी मेमोरी से रिकॉल करके चीज़ें, पर्शियन आगे अल्फाज लिखे उस डिक्शनरी के अंदर, उसमें कुल मिला के सिर्फ 3 गलतियाँ पाई गई। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना शार्प माइंड का आदमी था ये थे अबुल फाजिल। देन वी हैव गॉट द फैजी, शेख अबुल फैज इब्ने मुबारक, भाई हैं अबुल फजल के। इनकी प्राइमरीली जो चीज़ें हैं दे आर रिलेटेड टू एजुकेशनल रिफॉर्म्स। ठीक है, एक स्कॉलर थे, एक पोएट थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे अकबर के, और अकबर के जो बच्चे हैं मुराद और सलीम, उनके ट्यूटर भी थे। सलीम कुछ जाना पहचाना नाम लगे, वो बचपन में आपने एक लिप्टन टपाल या लिप्टन किसी चाय की कमर्शियल देखी होगी, साहिब आलम कहाँ रुके हो, कली तुम्हारी मुरझा रही है, रिकॉल करें जी। अकबर बादशाह के बेटे, उनके ट्यूटर थे। ठीक है जी, मल्टीपल लैंग्वेजेस पे कमांड थी, पर्शियन फारसी, पर्शियन और फारसी तो एक ही चीज़ है, संस्कृत जानते थे, अरबिक जानते थे, लातीनी जानते थे, यूनानी ज़बान जानते थे, वगैरह वगैरह। लेकिन इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है, उन्होंने लीलावती, एक एंशियंट मैथ्स का स्क्रिप्ट है, मतलब रियाजी की एक कोई कदीम किताब है जिसका नाम लीलावती है, और उसको लिखा है भास्कर आचार्य ने। इन्होंने उसको फारसी में ट्रांसलेट किया। फिर इन्होंने खमसा निज़ामी लिखा। इन्होंने खास बात इनके बारे में यह है कि इन्होंने तफसीर कुरान लिखी है, और बिना नुक्ते के लिखी है, यानी कि बिना नुक्ता इस्तेमाल किए पूरे कुरान पाक की तफसीर लिखी है फैजी ने। फिर इन्होंने महाभारत को भी ट्रांसलेट किया, जो कि हिंदू गॉड्स के क्लैश की कहानी है। महाभारत आप अक्सर मूवीज़ में भी सुनते होंगे, तो उसकी भी इन्होंने तर्जमा किया है। दैट इज़ ऑल अबाउट फैजी। आ जाए जनाब बीरबल की तरफ। बीरबल के किस्से कहानियाँ बड़ी मशहूर हैं। अकबर बादशाह के वो जो चहीते चमचे टाइप होते हैं ना, बीरबल वॉज वन ऑफ दैम। और दिलचस्प बात ये कि मुल्ला दो प्याजा और बीरबल की आपस में नोक झोंक भी चलती रहती थी, इनका कंपटीशन हर वक्त ही रहता था, इनकी आपस में बनती नहीं थी दोनों की। बीरबल का असली नाम, जो राजा बीरबल है उनका नाम था महेश दास, और वो एक ब्राह्मण हिंदू थे बाय बर्थ। लेकिन यह है कि फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे भी अकबर के साथ रहे, फिर मस्खरियाँ भी किया करते थे, एंड ही इज़ द फर्स्ट हिंदू एवर टू एम्ब्रेस दीन इलाही बाय बादशाह अकबर। और उन्होंने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लाए, जैसे कि सती को बैन करवाया। सती, वो जो आजकल हमारे चैनल पे समहाउ हिंदू बहन भाई, बिकॉज हिस्ट्री ही इंडिया की डिस्कस हो रही है तो पहुंच जाते हैं। जो हमने हमारे टेक्स्ट में अभी तक पढ़ा कि जब पति का देहांत हो जाता है तो फिर पत्नी को उसके साथ ही उसका क्या कर देते हैं, क्रियाक्रम तो शादी पे होता है, वो जो मरे हुए का करते हैं, बहरहाल जिंदा खातून भी अपने शौहर के साथ ही जला दी जाती है कि अब इसने जी के क्या ही करना है, क्योंकि मेरा ख्याल है दूसरी शादी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो उन्होंने इसको बैन कर दिया। फिर ये जो शादी की उम्र थी, लड़के लड़की बच्चे बच्ची की डिसाइड की जाती थी, इसको बढ़ा करके लड़कियों की 14 साल और लड़कों की 16 साल करवाई बादशाह अकबर ने, और उसके पीछे सारा जो दिमाग था वो बीरबल का था। फिर जनाबे वाला इन्होंने 2 इंस्टीट्यूशंस बनाए, जो कि धर्मपुरा और खैरपुरा, लाहौर के अंदर। धर्मपुरा अभी भी है लाहौर के अंदर, बिल्कुल आपकी वो CSA के करीब करीब ही है, उसी रीजन में कहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे रिलीजियस डिबेट्स इनिशिएट की जाती थी। अच्छा, उन वक्तों में डिबेट का ये मतलब नहीं है कि तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा, तुम 295 सी लगाओ इसको मार दो एंड ऑल स्टफ। उस वक्त रिलीजियस डिबेट एक पीसफुल एनवायरनमेंट में
ये जानते हुए कि दूसरे को कितनी रिस्पेक्ट देनी है, कितनी तकरीम के साथ उसके साथ मुबाहिसा किया जाएगा, ताकि या तो उसमें तब्दीली आ जाए या हम में तब्दीली आ जाए, अनलाइक ये जो हमारा आजकल का कल्चर है। अच्छा, बीरबल के सोशल रिफॉर्म्स में से एक चीज़ ये भी है कि आपकी जो बैसाखी है और होली, ये नेशनल इवेंट्स के तौर पे मनाए जाते थे पूरे भारत के अंदर, ठीक है। बैसाखी के मेले आज भी लगते हैं पाकिस्तान के अंदर कुछ जगहों पे। ये जो गंदम की कटाई से पहले मेला शेला लगता होता है, तो बैसाखी और होली को बड़े एहतमाम के साथ मनाया जाता था। अच्छा, ये अपने सार्केस्टिक जोक्स की वजह से बहुत मशहूर हैं। सार्केस्टिक जोक्स की वजह से मशहूर इस तरह से हैं, पहले ये एक पान की दुकान पे बैठ के वक्त गुजारी किया करते थे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पान की दुकान इनकी अपनी जाती थी। तो बादशाह जो थे मोहम्मद अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, वो पान खाने के शौकीन थे। उन्होंने एक दफ़ा अपने किसी दरबारी से कहा कि भैया ज़रा पान लगा के दो। उसने पान लगाया, बादशाह सलामत ने पान खाया। बादशाह सलामत ने उससे कहा कि कल ना ज़रा आधा किलो चूना लेके आना, ठीक है। वो पान में जो चूना कथा टाइप चीज़ें लगती, वो बड़ा परेशान सोचता हुआ जा रहा है कि मुझे बादशाह ने चूना लेने के लिए क्यों कहा है। जाके खैर उसने पान वाले की दुकान से कहा कि भाई आधा किलो चूना दे। अब जो पान वाला था वो बड़ा हैरान हुआ कि आधा किलो चूना इस आदमी ने करना क्या। उसने पूछा भाई क्या चक्कर है, क्यों चाहिए। उसने कहा जी मैं पान लगाता हूँ, मैंने बादशाह सलामत को पान लगा के दिया है, तो उन्होंने कहा है कि आधा किलो चूना लेके आना कल, मैं इसलिए चूना खरीदने आया हूँ। उन्होंने कहा चूना तो ले जा मेरे भाई, लेकिन उससे पहले ढेर सारा घी पी के जा। खैर उसने कहा क्या मतलब क्या, उसने कहा बस तू घी पी के जाए। वो बंदा घी पी के चला गया। नेक्स्ट डे बादशाह के सामने चूना लेके गया। बादशाह सलामत ने कहा इसको खा, खत्म कर। अब पहले तो बड़ा परेशान हुआ कि एक बादशाह सलामत ने क्या मुझे हुक्म दिया है। खैर उसने उसको समहाउ कंज्यूम कर लिया। टेक्निकली चूना छाले पड़ जाने चाहिए थे, चीखना चिल्लाना चाहिए था, चिल बैठा हुआ। बादशाह सलामत ने कहा कि यार तुम्हें कुछ हुआ क्यों नहीं। उसने कहा कि भाई मैंने इससे पहले घी खाया। बादशाह सलाम ने कहा कि तुम इतने अक्लमंद हो तो नहीं सकते, तो ये तो किसी और का दिमाग है, मुझे ज़रा बताओ ये तुमने कहाँ से बात सुनी सीखी। एंड दैट वाज द पॉइंट व्हेन ही मेंशन्ड बीरबल। तो बीरबल फिर उसके बाद से बादशाह सलामत के चहीते और खासल खास हो गए, ठीक है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल हैं जनाब अब्दुल रहीम खान खाना के। अकबर बादशाह ने इनको टाइटल दिया मिर्ज़ा खान का। अब्दुल रहीम खान खाना जो है वो बैराम खान के बेटे थे, और बैराम खान की वफात के बाद बादशाह अकबर ने उनको अपना औलाद की तरह ही ट्रीट किया और उनको फर्जंद का टाइटल भी दिया गया, ठीक है। और राणा प्रताप के टाइम पे उन्होंने श्री कृष्णा की मोहब्बत में कुछ शायरी लिखी। उन्होंने तज़्के बाबरी का तर्जमा किया चगताई से पर्शियन लैंग्वेज में। तज़्के बाबरी जिसका हमने जिक्र पिछली सेशन में किया था बाबर के बारे में, ठीक है। और बड़ी बेहतरीन कमांड थी आपकी टर्किश, अरबिक, पर्शियन लैंग्वेज के ऊपर, संस्कृत के ऊपर। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ शायर या स्कॉलर या पोएट नहीं थे, ज्योतिषी भी थे। आपने 2 किताबें लिखी हैं एस्ट्रोलॉजी की, जिनके नाम हैं जनाब खेता कौतुकम, और दूसरी है द्वात्री द्वात्री द्वात्रिम शाद योगावली। ये मैं बुक्स की तस्वीरें और नाम यहाँ पे शेयर कर दूंगी, तो आप लोग ये खुद ही इसको प्रोनाउंस करने की कोशिश कर लीजिएगा। अच्छा जी, इन्होंने महाराणा प्रताप के टाइम पे कैंपेन लॉन्च की मेवाड़ के अंदर, और एक तहसीलदार ने तुलसीदार ने नोटिस किया कि जब आप किसी को वो दे रहे हैं, खैरात दे रहे हैं, आंस दे रहे हैं, तो नज़रें नीची होती हैं। मैं पूछा कि भाई ये क्या चक्कर है, आप खैरात देते हुए अपनी निगाहें नीची रखते हैं। तो ही सेड द गिवर इज समवन एल्स गिविंग डे एंड नाइट, बट द वर्ल्ड गिव्स मी द क्रेडिट, सो आई लोअर माई आइज। देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, वो दे रहा है सुबह शाम, मेरे हाथ से सिर्फ तकसीम होता है और लोग मुझे उस बात का क्रेडिट देते हैं, तो मैं अपनी आंखें झुका लेता हूँ। फिर जनाब मियाँ तानसेन, मियाँ तानसेन ने दरबारी राग जो है वो कंपोज किए, फाइनेस्ट ऑफ द राग्स। धरपत राग का मैंने पिछली दफ़ा जिक्र किया था, राग दरबारी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, देन वी हैव दीपक राग। तानसेन के बारे में ये कहा जाता है कि जब वो राग अलापते थे तो आग जल जाती थी, बुझी भी हो तो, जली हुई है तो बुझ जाती है, शीशा टूट जाता है, कांच तोड़ देने की सलाहियत रखते थे अपनी आवाज़ के थ्रू। फिर बादल बरस जाते थे,
ऐसी राग लगाते थे। तो बहुत सारे लोग शायद इससे एग्री ना भी करें, बट अगर आपको क्लासिकल म्यूजिक को ज़रा सुन के देखें तो यूल रियलाइज कि बहुत पावरफुल चीज़ है। ठीक है, अच्छा, इनका ओरिजिनल नाम था जी राम ताऊ, और वो अपनी लेटर जिंदगी के अंदर जो है वो इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे, और वो डिसिपल थे स्वामी हरिदास के, और म्यूज़िक उन्होंने सीखा था हज़रत गौस से। एंड पहले पहले वो राजा रामचंद्र, जो कि आपके बांधवगढ़ के राजा थे, उनके दरबार में गाया करते थे, और फिर वो एट द एज ऑफ 60 अकबर बादशाह के कोर्ट में पहुंचते हैं। ठीक है, मियाँ उनको टाइटल अकबर बादशाह ने दिया, और तानसेन का टाइटल उनको राजा विक्रमजीत ऑफ ग्वालियर ने दिया, और उन्होंने बहुत सारे राग कंपाइल किए जो कि आज भी सुने जाते हैं। 2 किताबें हैं जनाब उनकी, एक है आपकी संगीत सारा, और दूसरी है श्री गणेश स्तोत्र। स्तोत्र बोलते हैं, स्तोत्रा लिखा जाता है। ये 2 किताबें आपने म्यूजिक के राग्स के हवाले से कंपाइल की हैं। अच्छा जी, ये एक नक्शा जरा देख लीजिए, खूबसूरत ना। बस ये ऐसे ही नक्शों पे आपने भी बल्का हासिल करने की कोशिश करनी है। अकबर के रेन में कितना एरिया कंट्रोल में था, और फिर शाहजहां और औरंगजेब के टाइम में भी कितना मजीद ऐड हो गया हमारे पास। ठीक है, राजा मान सिंह ने मुगल एम्पायर को एक्सपैंड करने में अपना किरदार अदा किया। मान सिंह जो थे वो 24वें राजा थे अंबर के, अंबर स्टेट ऑफ अंबर के, और ग्रैंडसन थे भोरमल के, जो कि जोधाबाई के वालिद हैं। तो उनको भी एज अ फर्जंद रेफर किया जाता था। उन्होंने कोई 67 इंपॉर्टेंट जंगें लड़ी हैं, काबुल, बलख, बुखारा, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, सेंट्रल साउदर्न पंजाब, हर तरफ छा गए ना। जिसमें से सबसे ज़्यादा मशहूर जो है वो बैटल ऑफ हल्दी घाटी है। और बैटल टैक्टिक्स उन्होंने राजपूत्स की और मुगल्स की जब कंबाइन की, तो फिर नतीजा आपके सामने है कि यहाँ तक एम्पायर उन्होंने फैला के रख दी। और ये जो बिहार और उड़ीसा और मेवाड़ की वो है, उसको क्या कहते हैं, कॉन्कस्ट, वो इन्हीं का क्रेडिट जाता है। उन्होंने बंगाल में रिबिलियन भी ख़त्म की। कुछ लोगों का कहना है कि वो इसी बंगाल वॉर के अंदर इंतकाल कर गए थे। बाकी कुछ लोगों का मानना ये है कि वो नेचुरल डेथ उनकी हुई थी, बट नोबडी नोज के एग्जैक्टली उनकी जो है वो डेथ कब हुई थी। देन वी हैव गॉट फ़कीर अजीउद्दीन। अकबर बादशाह सिर्फ नाच गाने, मौसीकी, शायरी लेके नहीं बैठे हुए थे, सूफीज़म को भी एक बहुत इंपॉर्टेंस हासिल थी, एंड ही वाज अ सूफ़ी। उनको टाइटल दिया गया खाने आज़म का, और ये बेसिकली एक पर्शियन स्कॉलर थे, रिलीजियस स्कॉलर थे। तो जो आपकी वादतुल वजूद और वादतुल शहूद की डिबेट्स थी, और इस तरह की चीज़ें भी अकबर बादशाह के कोर्ट के अंदर हुआ करती थी। देन वी हैव गॉट टोडरमल या मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा से बात शुरू करते हैं। मुल्ला दो प्याजा 1542 में पैदा होते हैं। उनके वालिद साहब की 2 शादियां थी, नाम मुझे भूल गया और मेरे पास नोटिस भी नहीं है। तो उनका कुछ चक्लिश हुई अपनी जोजा माजिदा के साथ, तो घर छोड़ के चले गए। ताइफ से ताल्लुक था मुल्ला दो प्याजा का, और इनका ओरिजिनल नाम था अबुल हसन। अच्छा, इन्होंने क्या किया कि ये अपने वालिद से बहुत मोहब्बत करते थे। कोई 2-3 दिन के बाद ही अपने वालिद की तलाश में निकल पड़े, और किसी काफिले से मिल मिला के ईरान पहुंच गए। अब ईरान जब पहुंचे हैं तो बादशाह हुमायूं उस वक्त बाय चांस ईरान में मौजूद थे, कुछ शेर शाह सूरी वाले झगड़े झगड़े के साथ ही, और उनके साथ उनके मिर्ज़ा बख्शुल्ला भी थे। अच्छा, जब उनकी इनसे मुलाकात हुई है तो वो इनको अपने साथ उठा के भारत ले आए, क्योंकि इनका ताल्लुक अरब लैंड से था, तो इनकी जो वो तिलावत थी वो बहुत खूबसूरत थी। नतीजतन क्या हुआ कि मुल्ला दो प्याजा को मस्जिद का इमाम बना दिया गया। अब मुल्ला दो प्याजा मस्जिद का इमाम तो बन गए, दिल्ली आ गए, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात कर दिया करते थे, कोई ऐसा तंजो मजाक की चीज़ कर देते थे जो उनकी शोहरत का बायस बनी, और वो शोहरत घूमते 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 अकबर दी ग्रेट तक पहुंच गई, एंड दैट इज़ व्हेन अकबर दी ग्रेट कॉल्ड हिम। और उसके बाद से वो अकबर दी ग्रेट के उसमें ही रहे, क्या कहते हैं, आपके दरबार में। जो चंद एक इनकी चीज़ें काफ़ी मशहूर हैं, उसमें जब अकबर बादशाह के दरबार में आ गए तो उसमें क्या होता है कि अकबर बादशाह ने एक दफ़ा इनको कहा कि भाई तुम ना, बिकॉज मुल्ला दो प्याजा में पहले बात कर लेते हैं। अबुल फजल ने इनको पहली पहली दफ़ा दो प्याजा खिलाया, डिश है, तो सारे जिस तरह मौजूद थे, तो इन्होंने जब दो प्याजा खाया तो उन्होंने कहा कि आज के बाद मुझे सिर्फ उसी दावत में बुलाया जाए जिसमें दो प्याजा बना, और मैं आज के बाद सिर्फ दो प्याजा ही खाऊंगा।
तो वो मुल्ला बिकॉज मस्जिद में इमाम थे और दो प्याजा चुके इनको पसंद आ गया, तो वहां से इनका नाम मुल्ला दो प्याजा पड़ गया। अच्छा, अब अकबर बादशाह ने इनको क्या कहा कि भाई तुम जो है ना वो करो, एक ईरानियन स्कॉलर आया कि उसके साथ ज़रा बहसो मुबाइसा करो। और वो बहसो मुबाइसा इस तरह का था कि वो सिर्फ इशारों में करना था, मतलब उसमें ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी। तो आप देखें कि दो लोग मुबाहिसा कर रहे हैं बिना ज़बान इस्तेमाल की, बिना बोले। तो ये प्लान बन गया, वहाँ पे माहौल सज गया कि चलें जी अब यहाँ पे इनका मुनाजरा होने लगा। तो वो जो ईरानियन था उसने एक उंगली दिखाई, ऐसे उंगली की, मुल्ला दो प्याजा ने दो उंगलियां। फिर उसने क्या किया, उसने हथेली दिखाई ऐसे, इन्होंने मुक्का दिखा दिया। उसने अंडा निकाल के रखा, इन्होंने प्याज निकाल के रख दिया। तो वापस जब इन्होंने प्याज निकाल के रखा तो वो जो भी ईरानियन स्कॉलर था वो हार मान गया कि भाई बड़ा नॉलेजेबल आदमी है, मैं तो इधर हार मानता हूँ। उससे बाद में लोगों ने पूछा कि भाई ये तुम्हारी क्या गुफ्तगू हुई है कि तुम हार भी मान के आ गए हो। तो उन्होंने बताया कि मैंने एक उंगली से कहा कि अल्लाह एक है। मुल्ला दो प्याजा ने कहा कि अल्लाह एक है, लेकिन दो चीज़ों पे ईमान के बगैर आप मुसलमान नहीं हो सकते हैं, दैट इज़ योर अकीदा तौहीद के साथ अकीदा रिसालत। फिर मैंने उनको कहा कि दुनिया जो है वो इस हथेली की मानद है कि आपके हाथ में सब जो चल रहा है वो आपके रब अकबर के सामने है, इस हथेली जैसे मेरे हाथ की हथेली मेरे सामने। तो मुल्ला दुप्याजा ने आगे से उसकी गिरफ्त बनाई। उसने कहा कि जो कुछ भी है वो उसके हाथ में है, मतलब बात समझ रहे, गहराई समझ। फिर उन्होंने कहा जी मैंने अंडा रखा कि दुनिया जो है वो अंडे की मानंद गोल है। तो उन्होंने आगे से प्याज रखा कि इसकी परतें हैं। तो आप देखें साइंस ने भी प्रूव किया है कि जमीन के अंदर भी परतें हैं और ऊपर आसमान में भी लेयर्स तो हैं ही हैं। तो क्या, मैं बड़ा इंप्रेस हो गया उस आदमी के नॉलेज से। बादशाह ने जब मुल्ला दो प्याजा से पूछा कि तुम्हारी क्या बात हुई है इस स्कॉलर के साथ, उन्होंने कहा जी उसने कहा मैं तुम्हारी एक आंख फोड़ दूंगा। मैंने दो उंगलियां दिखा के कहा मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। तो उसने कहा मैं तुम्हें चपेड़ मारूंगा। मैंने कहा मैं तुम्हें मुक्का मारूंगा। उसने अंडा रखा तो मैंने प्याज रख दिया कि इसका ऑमलेट बनाया जाए तो कैसा रहे। तो बादशाह जो है वहां से उसके लोटपोट हो गए। ये इनके बारे में एक इंसिडेंट है। फिर एक और दफा इनको बादशाह सलामत ने कहा कि जी कोई ऐसा काम बताओ कि नेकी में बदी हो जाए। कहते हैं जी मुझे बड़ी भूख लगी है, पहले मैं खाना खाऊंगा। बादशाह ने खाना मंगा के दिया, थाल उठाया, घर जाने लगे। अब घर जाने लगे तो बादशाह ने कहा भाई इधर ही बैठ के खाओ। बुरा सा मुंह बना के बैठ गए, खा लिया। फिर उठ के जाने लगे तो बादशाह सलामत कहते हैं कि मेरे सवाल का जवाब तो दे के जाओ। कहते वो तो मैं जवाब दे चुका हूँ। कहते कब दिया भाई, मैंने तो कोई जवाब नहीं सुना। कहते नेकी में बदी तो आपने अभी भी करके दिखाई है। आपने, मैंने खाना मांगा, एक भूखे ने आपने खाना दिया, आपने नेकी की, लेकिन मुझे साथ घर लेके जाने नहीं दिया, आपने नेकी में बदी कर दी। और भी खैर इनके इंसिडेंट्स हैं इस तरह के। बादशाह सलामत ने एक दफ़ा इनको कहा था कि कोई ऐसी शरारत करो जो आज तक दुनिया में ना की हो, बट अगेन वो इस तरह के किस्से तो इनके लातादाद हैं, बीरबल के और मुल्ला दो प्याजा के बेतहाशा किस्से। आ जाए जनाब टोडर मल के पटवार सिस्टम की तरफ। खत्री हिंदू थे और फाइनेंस मिनिस्टर थे और इन्होंने काफ़ी सारे लैंड रिफॉर्म्स लाए। इन्होंने एक रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जिसको जब्त कहा जाता है, और उसमें मकसद ये था कि रेवेन्यू को इंक्रीज किया जाए। ये सारी चीज़ें हम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पढ़ेंगे डिटेल में जाके, ठीक है। और उन्होंने स्टैंडर्ड वेट्स और मयर्स इंट्रोड्यूस करवाए। फिर उन्होंने लैंड सेटलमेंट सर्वे सिस्टम लाया और पटवार सिस्टम लाते हैं, तो इसकी वजह से उनको द फादर ऑफ पटवार सिस्टम कहा जाता है। अभी तो आप शायद ये पीएमएस के लिए सुन रहे हैं, हाँ ऑब्वियसली ये सीएसएस में सब्जेक्ट नहीं है तो आप पीएमएस के लिए सुन रहे हैं, बट आप की अभी पीछे तहसीलदार की और नायब तहसीलदार की सीटें आई हुई थी, तो पटवारी इज समथिंग। बीच में आई थिंक एक दो और भी आते हैं रैंक्स इसी तरह के, मुझे नाम याद नहीं आ रहे, बट पटवारी इज सम सॉर्ट ऑफ जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम संभालते हैं, ठीक है। तो पटवारी बड़ा होके मैं बड़ा होके ट्रक बनूंगा, रिक्शे के पीछे लिखा होता, तो पटवारी अगर बहुत ही कहीं बड़ा हो जाए तो हाथ मार के तहसीलदार या बन जाता है लाइफ के अंदर, ठीक है। जुजिया को रिमूव कर दिया गया और जो है औरंगजेब आलमगीर के टाइम पे एक इंसिडेंट ये हुआ कि दो छोटे साहबजादे जो हैं उनको असैसिनेट किया गया, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। इस पे एक मैंने बहुत पहले वीडियो देखी थी, लाइक एक पूरी सीरीज बनी हुई थी, एनिमेटेड ही है। तो इनका ना वो नहीं करने दे रहे थे संस्कार, अंतिम संस्कार बच्चों का जगह नहीं दे रहे थे। तो टोडरमल ने उस वक्त पे सोने के सिक्के दिए, स्टैंप दिया साथ, ताकि इनको इनका अंतिम संस्कार करने के लिए जगह दे दी जाए। तो दैट इज़ वन रीज़न कि टोडरमल को जो सिख
कम्युनिटी है वो बहुत पसंद किया करती थी। तो इन इन अ नटशेल हमने ये देखा कि अकबर के ये जो 9 रत्न हैं, जितने भी हैं 9 हैं, जितने भी हैं क्या मतलब 9 हैं, तो इन सब में कोई ना कोई चीज़ ख़ास थी जो दूसरों से मुख्तलिफ थी, जो किसी आम शख्स की निस्बत इनमें क्वालिटीज़ थी। वो आप देखें एक शख्स जो है वो 13 साल की एज में एक डिक्शनरी कंपाइल कर रहा है और उसमें सिर्फ 3 गलतियाँ निकल रही हैं। दूसरा एक शख्स एस्ट्रोलॉजी पे भी कमांड रख रहा है, तो एट द वेरी सेम टाइम पर्शियन पे भी कमांड है, तो टर्किश पे भी है, तो अरबिक पे भी है, तो यू नो कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो नॉलेजेबल भी थे। फिर पोएट्स हैं, तो मतलब ऐसी शायरी तख्लीक कर रहे हैं कि वो आपकी सुन के रूह ताज़ा हो जाए। फिर मौसीकी की तरफ अगर आप आएँ, तो आज तक धरपत राग या दरबारी राग कोशिश कीजिएगा, ज़रा सुन के देखिएगा, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो ऐसे राग इजाद करके गया एक शख्स के जो आज तक रहती दुनिया तक उसका उसका उसको तस्लीम करते हैं लोग। फिर आप देखें कि अगर कोई मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट है, तो वो इतना शानदार है कि उसने पता नहीं कहाँ से कहाँ तक का रकबा जो है वो आपके कब्जे में ला के दे दिया है। फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, उसने न्यू लैंड रिफॉर्म्स, रेवेन्यू जनरेशन के तरीके एंड ऑल दैट स्टफ। फिर यहाँ पे अगर सब चल रहा है, तो फिर सूफीज़म भी साथ ही चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें इस सब कुछ को थोड़ा सा यूनिक बनाती हैं अकबर के 9 रत्न को। उनके बारे में वो खुद यही कह रहे हैं कि हमारे 9 जेम्स हैं, रत्न हैं, जिनकी रोशनी जो है वो आसमान से भी बुलंद है। तो दिस वाज ऑल अबाउट अकबर्स 9 रत्न। नेक्स्ट सेशन में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे मेडोवल इंडियन रूलर्स का पीस, हार्मनी और एडमिनिस्ट्रेशन। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। एक अहम चहार कुल, एक सूरह मुल्क, एक सूरह यासीन फॉर माय लेट फादर फरहत अब्बास एंड माय लेट मामू इरफान अब्बास, उनके साले सवाब के लिए पढ़ दीजिएगा। ये आपकी सेशन की फ़ी है। अल्लाह ने के बाद।